नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। पिछले दिन ही मैंने बता दिया था कि हम लोग डे बाय डे शुरू करेंगे, GS2 के लिए पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें पॉलिटी से मैं शुरू कर रहा हूँ। पॉलिटी के लेक्चर आएंगे, उसके बाद से दूसरे सब्जेक्ट का शुरू करूँगा। 70 BPSC मेंस से पहले मैंने 15 लेक्चर अपलोड किए थे। 70 BPSC मेंस से पहले 15 लेक्चर अपलोड किए थे, जो आप जा कर के देख सकते प्लेलिस्ट में। उस 15 में से कम 8 सवाल आपके GS2 पेपर में आए हैं। 8 सवाल, लॉन्ग फॉर्मेट के 5 सवाल आए हुए हैं, तो जा कर के देखिएगा, आपको कई सारे सवाल दिखेंगे। उसी प्रकार जब मैं ये सारे वीडियोज़ ख़त्म करूँगा, इस बार मुझे समय मिला है क्योंकि आपका मेंस एग्जामिनेशन 71 का मार्च अप्रैल में है, और आपका जो 72 BPSC है वो अगले साल है। तो दोनों ही के लिए होगा ये। अंत तक देखिएगा वीडियो को। निश्चित तौर पर मानसिक और बौद्धिक तौर पर आप कुछ न कुछ धनी होकर ही आज के वीडियो के बाद जाएंगे। तो सबसे पहले तो यही है कि किसी भी चीज़ को पढ़ना जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले मन में जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए, सवाल उत्पन्न होने चाहिए। सवालों की बिल्कुल बौछार होनी चाहिए मन में कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ा जाए, क्या है ये टॉपिक। जैसे संविधान के मेकिंग से हम लोग शुरू कर रहे हैं, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण जो है, यहाँ से अगर शुरू करते संविधान क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्या इसके बिना देश नहीं चल सकता है, क्या मन में तरह तरह के सवाल उत्पन्न होने चाहिए, तभी जाकर के आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, अन्यथा आपको बोरिंग लगेगा। सबसे पहला सवाल कि क्या संविधान बनना ज़रूरी है, देश के लिए होना ही चाहिए? क्या दुनिया में सभी देशों के पास में संविधान है? क्या जिनके पास में नहीं है, क्या वो देश सही से नहीं चल पाते हैं? क्या जितना बड़ा संविधान उतना ही अच्छे तरीके से चलता है? क्या संविधान की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? क्या है संविधान? क्या प्राचीन समय में भी ऐसा कुछ मौजूद था? इस तरह के तमाम तरह के सवाल आपके मन में उत्पन्न होना चाहिए। जो आप कोचिंग में जाते हैं, क्लास लेते हैं, तो वहाँ पर पढ़ा करके चले जाते हैं, आप सवाल नहीं पूछते हैं, तो वहीं पर आपका चीज़ अधूरा रह जाता है। जब भी मैं आपको बताता हूँ कि GS1 और GS2 का जब आप अच्छे से तैयार करते हैं तो आपका निबंध का पेपर तैयार होता है। तो निबंध के पेपर के लिए हमेशा लेक्चर की आवश्यकता पड़ती है। लेक्चर यानी कि बियॉन्ड द फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, जहाँ पर आप समझ बनाते हैं किसी भी चीज़ का। तो जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो निश्चित तौर पर आपके निबंध के लिए भी मदद करेगा। जो चैप्टर्स पढ़ाऊँगा उसी के बेस पर 1 दिसंबर से हम लोग आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करेंगे। यहीं से शुरू करेंगे, पॉलिटी से ही शुरू करेंगे, जिसमें इन्हीं चैप्टर से सवाल शुरुआत में दिए जाएंगे। इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में वीडियो होगा उसी सीक्वेंस में मैं आपको सवाल भी दूंगा। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि संविधान के निर्माण की आवश्यकता क्या महसूस हुई, क्या भारत में संविधान जैसी चीज़ होनी भी चाहिए। वो देश जो आज तक कभी भी कोई एक किताब के पीछे नहीं भागा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जो अब्राहमिक धर्म है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जूइस हो, इन सब के जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनके पीछे एक किताब कोई निश्चित तौर पर होता है। लेकिन भारत जो है, यहाँ पर कभी भी कोई एक किताब के मदद से पूरा देश नहीं चला है। लेकिन भारत के संविधान निर्माण के पश्चात से एक किताब ने रूल रेगुलेशन को तय किया है। ये एक ऐसा देश रहा है जिसमें प्राचीन समय से ही, यही देश नहीं पूरे दुनिया के देशों में कोई न कोई रूल रेगुलेशन रहे ही हैं, कोई न कोई रूल रेगुलेशन रहे हैं। जब से भारत में या पूरे विश्व में समाज का निर्माण हुआ है, समाज का निर्माण ही होता है रूल रेगुलेशन से। समाज यानी कि जो कबीलाई लोग रह रहे थे, वहाँ से अगर समाज का निर्माण होता है तो उसके बीच में एक ही चीज़ आता है, रूल एंड रेगुलेशन। वही चीज़ आपको सभ्य समाज में परिवर्तित करता है, जहाँ पर रूल रेगुलेशन होते हैं। प्राचीन समय में वेदों की सत्ता थी। वेदों की सत्ता का क्या तात्पर्य होता है कि वेदों के द्वारा भारत के शासकों के आचरण और लोगों के आचरण तय किए जाते थे, जो मुख्य रूप से नैतिकता पर आधारित होता था। लेकिन उसके बाद से भारत में कई सारे कानून के किताब बनाए गए, जिनमें से एक जो सबसे विवादित और सबसे प्रमुख भी माना जाता है, मनु स्मृति जिसको कहा जाता है। ऋषि मनु के द्वारा यह स्मृति ग्रंथ बनाया गया था। स्मृति का मतलब कानून की किताब। ये मान्य था, लेकिन सर्वमान्य इसको नहीं माना जाता है। अलग अलग स्मृतियाँ रहीं, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति याज्ञवल्क्य के द्वारा है, मिताक्षरा, दैभाग इत्यादि इत्यादि कई सारी स्मृतियाँ रहीं। राजपूत काल में भी कई सारी स्मृतियाँ रहीं। ये सब स्मृतियाँ जो हैं, इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं था। इसको बनाने में सामान्य लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं था। अगर ये स्मृति ग्रंथ शूद्रों के द्वारा लिखे जाते तो इनमें उनके लिए अत्याचार की बात नहीं की जाती।
चूँकि कानून बनाने वाला जो समाज था वो मुख्य रूप से अपर कास्ट से आता था, इसलिए मैक्सिमम जो इसमें से है, जैसे मनुस्मृति की हम लोग बात करें तो कहीं न कहीं कास्ट बाइस्ड है वो, उसमें कास्ट के लिए बाइसनेस पाई जाती। अर्थात ये जो है यह प्राचीन तरीके में, प्राचीन समाज में भले एप्लीकेबल था, लेकिन आज के दौर में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगा। आज मैं आपको पकड़ा दूं नोकिया 3310 फ़ोन और उसको यूज करो आप, और आपको इंटरनेट वगैरह से काट दूं मैं, तो क्या होगा, आपको लगेगा कि कहीं न कहीं इरेलेवेंट चीज़ों का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, मॉडर्न समाज में उसका कोई स्थान नहीं है। उसी प्रकार से ये जो स्मृति ग्रंथ थे, मनुस्मृति इत्यादि जो थी, इसका मॉडर्न समाज में आज कोई स्थान नहीं हो सकता है। एक ज़माने में यह रहा होगा, रेलेवेंट रहा होगा, क्या पता क्या रहा होगा, हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। अर्थात भारत का समाज हो चाहे दुनिया भर का, जैसे हब्बू-राबी का आपने इंक्रिप्शन सुना होगा। हब्बू-राबी का नाम सुना है क्या आपने? बहुत बड़ा शासक हुआ है, मध्य एशिया नहीं, ईस्ट एशिया के क्षेत्रों में उसने शासन किया है। इराक, ईरान के इत्यादि के इलाकों में हब्बू-राबी का कहा जाता है। उसका बहुत बड़ा रॉक मिला है, बहुत प्राचीन माना जाता है। उस पर उसके संहिता लिखी हुई है, किस प्रकार से शासन होना चाहिए। सम्राट अशोक का भी जिस प्रकार से लिखा हुआ है, तो पूरे दुनिया भर में ही शासन तंत्र मौजूद था, जिसको रूल रेगुलेशन की आवश्यकता पड़ती थी देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, कबीला को चलाने के लिए, छोटा सा जनपद चलाने के लिए। तो जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था तो सबसे पहले उन्होंने 1773 ईस्वी में एक कानून का निर्माण किया। उस कानून के निर्माण के द्वारा जो भारत में कंपनी थी उसको रेगुलेट करने का उन्होंने प्रयास किया। तो भारत भूमि पर पहली बार संसद के द्वारा पारित कोई कानून से शासन किया गया किसी एक कंपनी के लिए, किसी एक एंटिटी के लिए, तो वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने रेगुलेट किया, शक्तियों को कम और ज़्यादा करने का प्रयास किया, शक्तियों को नियंत्रण करने का प्रयास किया, इसीलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। रेगुलेटर आपके भी घर में होगा, फैन में भी होता है रेगुलेटर, तो क्या होता है भाई, पकड़ बनाता है, उस पर आपको कंट्रोल प्रदान करता है। तो 1773 का जो एक्ट था, ये पहला एक्ट था जिसके द्वारा भारत में कंपनी के ऊपर में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके काम और इसके शासन इत्यादि जो थे उस पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई। तो यहीं से शुरू होता है भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। भारतीय संविधान कोई एक दिन में नहीं बना हुआ है, बहुत सारे वर्षों के इसमें एक्सपीरियंस हैं, अनुभव हैं, और उसके साथ में ही इसमें बहुत सारे एक्ट्स वगैरह को भी समाहित किया गया है। उन एक्ट से कुछ कुछ चीज़ों को शामिल किया गया है जो बाद में जाकर के हमारे संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा बने हैं। इसी को देखेंगे हम लोग, डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो आपसे अगर सवाल पहली बार पूछेगा कि संविधान क्या है, तो संविधान क्या है, अगर बिना हम लोग बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो संविधान क्या है? एक रूल बुक है, एक रूल बुक है जिसका उपयोग देश के शासन प्रशासन के लिए किया जाता है। एक तरीके से यही है संविधान। लेकिन इतना भी आसान नहीं है, ज़रा समझते हैं कि संविधान आखिरकार में है क्या। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, किसी भी देश का सर्वोच्च कानून यही होता है। कोई भी सभ्य देश होगा, कोई भी सभ्य समाज होगा, भले किसी भी तरह का समाज हो, भले वो कम्युनिज्म हो, वहाँ पर समाजवाद हो, भले वहाँ पर डिक्टेटरशिप ही क्यों ना हो, भले वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही क्यों ना हो, एक पार्टी की सरकार क्यों ना हो, लेफ्ट क्यों ना हो, राइट क्यों ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होगा। भले उसकी मान्यता कम होगी, ज़्यादा होगी, लेकिन कुछ न कुछ रूल बुक जरूर ही होते हैं। अब आप मुझे बताइएगा, इसमें शासन व्यवस्था की संरचना भी आता हूँ सवाल पर, शक्तियों का विभाजन, ध्यान से एक शब्द को देखेंगे। शासन व्यवस्था की संरचना, ये किस प्रकार से देश का शासन व्यवस्था होगा। एक केंद्र होगा, राज्य होगा, उसके नीचे पंचायत होगा। ये कौन तय करता है? तो भारत का संविधान। शक्तियों का विभाजन, केंद्र की क्या शक्तियाँ होंगी, राज्य की क्या शक्तियाँ होंगी, न्यायपालिका की क्या शक्तियाँ होंगी, कार्यपालिका की क्या शक्तियाँ होंगी। शक्तियों का विभाजन, नागरिकों का अधिकार, आपके कौन से अधिकार हैं, आपके कौन से अधिकार हैं, और आपके कर्तव्य क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या है। न्याय प्रणाली, न्याय का मतलब क्या होता है? जस्टिस का मतलब जस्ट फॉलो द रूल। अगर कहीं पर ये रूल है कि आँख के बदले आँख निकाल लिया जाएगा, तो उस समाज के लिए जस्टिस का मतलब यही होता है।
लेकिन कहीं का ये मतलब है कि किसी को सज़ा देना है तो उसको उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी, 8 साल 10 साल का कैद होगा। तो जस्टिस का मतलब ये होगा उस देश में, जैसे अपने देश में है। अब कहीं पर है भाई चोरी करोगे तो हाथ काट दिया जाएगा, तो उस देश के लिए जस्टिस का मतलब वो हो गया। अपने देश में जस्टिस का मतलब कानून का पालन हो गया भाई। तो कानून का पालन ही दरअसल में जस्टिस कहलाता है। सरकार की सीमाओं का उल्लेख होता है। कोई भी संविधान है उसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो यही होता है। इसी पर बेस्ड कम से कम यूपीएससी पीटी में 10 बार सवाल पूछा गया है, एक बार बीपीएससी ने भी पूछा है, सरकार की सीमाओं का उल्लेख। अब ज़रा समझते हैं कि सरकार की सीमाओं का मतलब क्या होता है। आपसे पूछा जा सकता है मेंस एग्जामिनेशन में कि ये बताओ संवैधानिक शासन क्या होता है ना। संवैधानिक शासन क्या होता है बताइए। शॉर्ट आंसर में आपसे पूछ सकता है संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, ये भी पूछा गया है। संवैधानिक शासन का क्या तात्पर्य होता है। अगर किसी को किसी पर शासन करना है, कोई ए है, आप हैं, आपको एक पूरे गांव पर शासन करना है, ये पूरा गांव है, इस पर आपको उस पर शासन करना है। आपको मैंने कोई भी रूल रेगुलेशन लिख करके नहीं दिया और आपकी अपार शक्तियाँ दे दी, तो ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप एक खराब शासक बनेंगे और इन लोगों का शोषण हो सकता है। जिसकी मर्जी उसको हाथी के पैर तले कुचल दो, जिसकी मर्जी उसको गर्दन काट दो, जिसकी मर्जी उसको जेल में डाल दो, जिसकी मर्जी उसको शासन सत्ता में बिठा दो, अर्थात निरंकुश शासन तंत्र का निर्माण होगा। ठीक है। अब आपने क्या किया, शासक वर्ग बैठ गए, सारे शासक वर्ग बैठे, इन सब ने मिलकर के एक किताब बनाया कि क्या क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए। लोग नहीं बना रहे हैं अभी भी कानून, कौन बना रहे हैं, शासक वर्ग बना रहे हैं। ये लोग हैं, सेम गांव पर आप शासन कर रहे हैं, तो पहले से थोड़ा सा कम क्रूर हो सकता है ना। हम इमेजिन कर सकते हैं कि पहले से थोड़ा सा कम क्रूर होगा, क्योंकि सब अलग अलग आ रहे हैं, 4-5 लोग हैं जो मिलकर ये रूल रेगुलेशन बना रहे हैं। तो यही था प्राचीन हमारी किताबों की प्रणाली। अब आते हैं एक ऐसा शासन तंत्र जहाँ पर इसको उलट दीजिए। एक गांव है, एक गांव के लोगों ने मिलकर के एक किताब बनाया, एक रूल रेगुलेशन का किताब बनाया, और वो किताब दिया किसको, शासक वर्ग को, कि ये लो आप, शासक जो वर्ग है इसको दे दिया हमने और बोला कि अब हम पर तुम शासन करो। अब इस बार नियम कानून रूल रेगुलेशन का निर्माण किसने किया है, तो जिसके ऊपर शासन किया जाएगा उसी ने किया है। तो उसने इस बात का ख्याल रखा होगा कि उसके अधिकार सीमित हों, उसके अधिकार विस्तारित हों, जो शासक हैं वो उन पर क्रूरता न करे, जो शासक हैं वो निरंकुश न हो। अर्थात इसको क्या कहा जाएगा, लोगों के द्वारा इस संविधान का निर्माण किया गया और इस संविधान को दिया गया शासक वर्ग को कि अब आप हम पर शासन करो। और ये शासक वर्ग को हम पर शासन करो का अधिकार किसके द्वारा मिलता है, तो मतों के द्वारा, वोट के द्वारा यह अधिकार मिलता है। अर्थात भारत के संविधान का निर्माण भारत के लोगों ने किया है और वो लेकर के हमने अपने शासक वर्ग को दिया है कि हम पर शासन करो। यही है संवैधानिक शासन। जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर शासक वर्ग जो है, जो हम पर शासन कर रहे हैं, उनकी शक्तियाँ सीमित होगी। अर्थात क्या कहा जाए, सीमित शासन, लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित शासन, इसी का मतलब होता है संवैधानिक शासन। जहाँ पर भी अनलिमिटेड हो जाएगा, शक्तियाँ अनलिमिटेड हो जाएगी, वो संवैधानिक शासन नहीं होता है। सीमित शासन, इसी को कहा जाता है संवैधानिक शासन। कि संविधान में रूल रेगुलेशन लिख करके भारत की जनता ने दिया है शासक वर्ग को और उसके द्वारा शासन हो रहा है, उसी को कहा जाता है संवैधानिक शासन। जहाँ पर हमारे प्रस्तावना की शुरुआत हम शब्द से होती है। प्रस्तावना क्या है कि हम भारत के लोगों ने मिलकर के इस संविधान का निर्माण किया है, जिसमें न्याय की बात है, जिसमें अधिकार की बात है, जिसमें स्वतंत्रता की बात है, और अब आप हम पर शासन करोगे। समझ में आया संवैधानिक शासन का क्या मतलब होता है। कि ये संविधान का निर्माण भारत की जनता ने किया है, जिसमें उसने अपने लिए अधिक अधिकार रखे हैं, सरकारों की शक्तियों को सीमित किया है और उसके साथ में अधिकारों पर भी युक्त प्रतिबंध लगाने की बात भी की गई है। संवैधानिक शासन का मतलब लिमिटेड शासन, सीमित शासन होता है। एक शब्द को याद रखिएगा, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है।
मुख्य बातें क्या है, यह देश का सर्वोच्च कानून होता है संविधान, सरकार इसी के अनुसार से काम करती है। सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, कौन कौन से, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव बॉडी, LJE इसको कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी होता है और लेजिस्लेटिव होता है, ये सरकार के 3 अंग होते हैं, लोकतंत्र के 3 अंग होते हैं। चौथा होता है मीडिया, जो बिल्कुल ही स्वतंत्र होना चाहिए। तो जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये एकीकृत है भारत में। अमित शाह मंत्री भी हैं और अमित शाह विधायक सांसद भी चुन करके आते हैं। तो ये क्या हो गया, एकीकरण हो गया। सरकार इसी के अनुसार से काम करती, सभी कानून इसके नीचे होते हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय क्रिमिनल कोड जो है इत्यादि सब इसके नीचे ही बनाए जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सोल ऑफ नेशन, किसी भी देश की आत्मा होती है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो आपके अधिकार नहीं है, आपके सरकारों के अधिकार असीमित हो जाएंगे और फिर लोगों का शोषण होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, भारत में जो आपातकाल लगाया गया था उस दौरान यही तो होता है कि भाई लोगों के अधिकार सीमित हो जाते हैं और संविधान जो है वो सारा अधिकार निरंकुश तरीके से शासक वर्ग के हाथों में दे देता है। संविधान की आवश्यकता किसी भी देश को क्यों पड़ती है? पहली आवश्यकता के कारण जो है वह है सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण। यह सवाल पूछा जाता है, संविधान क्या है, किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, संवैधानिक शासन के अर्थों को स्पष्ट करें। यही सवाल अगर पूछ लिया 71 BPSC मेंस में या 72 में, तो आप क्या लिखोगे वहाँ पर, है ना। तो पहला जो इसका मुख्य कारण होता है वो यही है कि संविधान में सरकारों की शक्तियों को लिख करके दिया गया है। 2 चीज़ है, अगर आपकी शक्तियों को मैं लिख करके दे दूं तो वो शक्तियां लिमिटेड हो जाएंगी, हाँ मुझे 5 पावर्स दिए गए हैं। वहीं पर आपकी शक्तियों को अगर मैं बिना लिखित रूप में दूं तो अनलिमिटेड हो जाएगा कि कोई प्रतिबंध नहीं है, जो मर्जी वो करो। इसीलिए भारत का संविधान जो है वह सरकारों की शक्तियों को लिखित रूप से प्रदान करता है कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। ओके, अगला क्या है, नेक्स्ट है नागरिक अधिकारों की रक्षा। आपके जो अधिकार हैं, जो नागरिक हैं जिन्होंने इस देश के संविधान का निर्माण किया है, उनके अधिकारों की रक्षा। उनके अधिकारों की रक्षा अर्थात पहली बात तो उनके अधिकार लिख करके दिए जाएंगे। तो आर्टिकल 12 से लेकर के 32 तक में भारत के संविधानों में मूल अधिकार की, फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई है। आर्टिकल 32 के द्वारा इनको सुरक्षित भी किया गया है। आर्टिकल 32 के द्वारा इनको सुरक्षित भी किया गया है कि सरकारें कभी भी देश के नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकती हैं, नहीं तो रिट जारी किया जाएगा न्यायपालिका के द्वारा। न्यायपालिका के द्वारा रिट जारी किया जाएगा, रोक लगाया जा सकता है। हर उस कानून, आदेश या अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित करेगा जो लोगों के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास करता है। आर्टिकल 13 अर्थात जो संविधान का निर्माण किया जाता है उसमें दूसरा चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि लोगों के अधिकार दिए गए हैं। पहला में शासन सत्ता को सीमित किया गया है, लिमिटेड गवर्नमेंट किया गया है, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट किया गया है। दूसरा, लोगों को राइट्स प्रदान किया गया और उन राइट्स की रक्षा भी की गई है। इसीलिए पिछले साल जब 70 BPSC में सवाल पूछा गया कि आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है, किस प्रकार से सब बताना था आपको, तो वहाँ पर आपको यही बताना था कि संविधान का तात्पर्य होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, और वो तभी संभव है जब लोगों के अधिकार मजबूत हों, उनकी रक्षा की जाए और सरकारों की जो अधिकार हो लिमिटेड हो। आर्टिकल 32 के द्वारा लोगों के अधिकार को सुरक्षित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप डायरेक्ट जा सकते हैं अगर आपके अधिकार सुरक्षित नहीं हैं, आपके अधिकारों का हनन होता है। भारत सरकार कोई एक्ट बना देती है, जिला का जो DM है वो कोई आदेश जारी कर देता है, मुखिया जी कोई आदेश जारी कर देते हैं, या सरकार की किसी कंपनी के द्वारा कुछ किया जाता है जिससे लोगों का अधिकार सीमित हो, तो आर्टिकल 32 के द्वारा जारी किया जा सकता है। ये शुरुआत में लिखना था उसमें, उसके बाद से सारे रेटों की चर्चा करनी थी और उसके बाद से अंत करना था। इस प्रकार से आपको सवाल पूरा करना था जो बहुत कम बच्चे पूरा करके आते हैं।
लोकतंत्र की सुरक्षा, लोकतंत्र को सुरक्षित किया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि देश में तानाशाह बन जाएं। तो अगर संविधान हमारा सही नहीं होगा तो देश में तानाशाही प्रवृत्ति का उदय हो सकता है। इसलिए संविधान ने कई सारी बॉडीज़ बनाए हैं जो तानाशाहों के उदय को रोकती है, लोकतंत्र को सुरक्षित करती है। अपने देश संविधान की एक खासियत है, अपने पड़ोस में भी अपने आज़ादी के बाद ही संविधान बना था, लेकिन उनके संविधान में लूप होल्स विद्यमान थे, जिसके कारण से पाकिस्तान में सैनिक शासन और तानाशाहों को हमने देखा है। अगला है कानून की स्थापना, एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो फिर से तो वही चीज़ हो जाएगा कि भाई चोरी किया है तो किसी ब्राह्मण व्यक्ति ने किया है तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, और अगर किसी शूद्र ने किया है तो उसको मार दिया जाए। तो ये कानून नहीं है। कानून सभ्य समाजों का जो है उसके अनुसार से इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर के आम नागरिक तक सभी पर चोरी के कानून एक ही लागू होंगे। सभी पर चोरी के कानून जो हैं वो एक ही तरीके से अप्लाई किए जाएंगे। सभी को न्यायालय में एक ही प्रकार से ट्रीट किया जाएगा। इसी को कहा जाता है रूल ऑफ लॉ। किसी ने कुछ गलत किया है तो जो कानून में लिखा गया है उसके द्वारा उसको आपराधिक माना जाएगा या उसके द्वारा उसको बरी किया जाएगा। आपसे अगर एक छोटा सा सवाल मैं पूछूं पॉलिटी के टर्म में जो आपको चकित कर सकता है शायद, कि अपराध क्या है, अपराध क्या है, क्राइम क्या है, तो पॉलिटी के टर्म में जो कहा जाता है वो यही है कि किसी भी रूल का जो कानून बनाया गया है उसका उल्लंघन ही अपराध है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जिस चीज़ के लिए, जिस क्राइम के लिए कोई कानून नहीं है वो क्राइम होगा ही नहीं। जस्ट इमेजिन कि इस देश में अगर गाड़ी से उड़ा देने पर कोई कानून नहीं होता, मान लीजिए कोई कानून नहीं होता, तो वह अपराध नहीं माना जाता। तो बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जिस चीज़ के लिए कानून बना है, कानून का उल्लंघन ही अपराध कहलाता है। कानून का उल्लंघन ही अपराध कहलाता है। ओके। कानून के शासन की स्थापना, तानाशाही को रोकना, तो ये मुख्य रूप से इसका रखा गया है कि संविधान क्यों जरूरी है, क्या कारण है। तो सरकार की शक्तियों का नियंत्रण, नागरिकों की रक्षा, लोकतंत्र की सुरक्षा, कानून के शासन की स्थापना, तानाशाहों को रोकना, टू प्रिवेंट डिक्टेटरशिप। एनसीईआरटी में एक बहुत ही सुंदर सा उदाहरण दिया गया है क्लास 7th के एनसीईआरटी में, जहाँ पर कहा गया है कि देश की शासन सत्ता से परेशान लोगों को ऐसा लगे कि अब इस देश का शासन जो है वो सैन्य शासन को सौंप देना चाहिए। कई बार आप भी बचपन में बोलते होंगे यार देश के सेना को शासन दे दो, देश में डिसिप्लिन लागू हो जाएगा, सारी चोरी चकारी रुक जाए। या फिर भावनाओं में बह करके बोलते होंगे डिक्टेटरशिप आना चाहिए अपने देश में क्योंकि बहुत ख़राब लोग हो गए, डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। तो लोगों के अंदर भी अगर इस प्रकार के सोच आए तो वहाँ पर भी आपको रोकने का काम कौन करेगा? संविधान ही करेगा। हो सकता है सैन्य शासन 1 दिन 2 दिन सप्ताह भर अच्छा लगे, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि वह पूरे देश के शासन प्रशासन को ख़त्म कर दे, जैसे अपने पाकिस्तान में हुआ। इसी प्रकार से आपको समझना पड़ेगा कि आपके उस प्रवृत्ति को भी जिसमें लोग अगर पर सपोर्ट करने लग जाएं कि देश में डिक्टेटरशिप हो, सैन्य सत्ता हो, उसको भी रोकने का काम संविधान ही करती है। दूसरा, बहुमतवाद से सुरक्षा। बहुमतवाद से सुरक्षा, जैसे कोई एक सरकार आई जिसको 400 सीटें मिल गई और वो ये सोचे कि जो मर्जी हम वो करेंगे, जिसने हमें वोट नहीं दिया है उसकी हम लंका लगा देंगे, मतलब उसको बर्बाद करके हम छोड़ेंगे। अब यहाँ पर भी संविधान आकर के बीच में खड़ा हो जाएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सरकार हर उस आदमी की है जो इस देश में रह रहा है, आप उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते इस नाम पर कि आपको वोट किया है या नहीं किया है। पूरे देश का बहुमत एक व्यक्ति को मिल जाए कि अब आप इस देश का संविधान ख़त्म कर दो, तो वहाँ पर भी संविधान आ जाएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। बहुमतवाद से मतलब मेजॉरिटी टाइप की गवर्नमेंट से भी रक्षा सुरक्षा करने का काम संविधान का ही है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। ये एनसीईआरटी का फैक्ट से अपन वो पढ़िएगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ए मेयर लीगल डॉक्यूमेंट बट ए व्हीकल ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। सामाजिक बदलावों का यह माध्यम है। यह केवल एक बहुत बड़ा सा दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह सामाजिक रिफॉर्म का क्या है, तो यह एक माध्यम है। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का यह एक बनाया गया है। संवैधानिक शासन क्या कहलाता है?
जब सरकार संविधान के अनुसार काम करती है, कानून सर्वोच्च होता है, तो उसे संवैधानिक शासन कहा जाता है। यह एक लाइन का आपका हो गया। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीमित शासन, यानी कि सीमित शासन, गवर्नमेंट की शक्तियाँ सीमित होंगी तभी आपके अधिकार जो हैं वह सुरक्षित हो पाएंगे। विशेषता क्या होता है संवैधानिक शासन का? तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, यह मेंस एग्जामिनेशन में कई बार प्रीलिम में भी पूछ लिया जाता है कि संवैधानिक शासन का क्या तात्पर्य है, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। तो पहला तो है संविधान सर्वोच्च होगा उस देश में। जैसे एक कानून बनाया गया SC/ST एक्ट 2018 में, SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नॉन बेलेबल ऑफेंस वाला जो प्रावधान था उसको ख़त्म कर दिया गया, तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया। अब आया गया भाई संसद आ गई, लोगों ने प्रदर्शन किया तो संसद ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला भाई नहीं लागू कर पाई, संसद ने उसके फैसले को पलट दिया। अब सुप्रीम कोर्ट चाहे तो फिर से इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। तो कौन सर्वोच्च है? सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है कि सरकार सर्वोच्च है? सर्वोच्च है यहाँ पर इस देश का संविधान, जिस संविधान के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दिया गया है कि आप किसी चीज़ का रिव्यू कर सकते हैं, किसी चीज़ का पूर्णावलोकन कर सकते हैं कि वह एक्ट भारत की देश की जनता के लिए सही है या नहीं है, कहीं मूल अधिकारों का तो उल्लंघन नहीं हो रहा है। वहीं पर वही संविधान जो है सरकारों को भी यह अधिकार देती है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी डिसीजन को 2/3 मेजोरिटी से पलटा जा सके, बदला जा सके। तो संवैधानिक शासन का मतलब होता है संविधान सर्वोच्च होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होंगी, वहाँ पर नागरिकों का अधिकार सुरक्षित होंगे और सत्ता पर नियंत्रण होगा। लिमिटेशन ऑन पावर, लिमिटेशन ऑफ पावर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है संवैधानिक शासन का। इतनी बार मैंने इसीलिए बोला है तो आपके मन मस्तिष्क में ये चीज़ बैठ जाए और आप इसका उपयोग करें। भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये सारे के सारे शब्द जो हैं वह संविधान के परिभाषा में, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किया गया है। संविधान के प्रकार पर हम लोग आ गए। अब यह सवाल आपसे पूछा जाता है मेंस एग्जामिनेशन में कि संविधान क्या है, कितने प्रकार का होता है? तो लिखित और अलिखित होते हैं। लिखित और अलिखित के आधार पर दो होता है। जैसे भारत और USA का संविधान जो है यह लिखित है। अलिखित में जैसे ब्रिटेन का, किस प्रकार के संविधान को अलिखित माना जाता है? जहाँ पर संविधान का मैक्सिमम हिस्सा जो है ना 50% से ज़्यादा हिस्सा वो लिखित है, किसी कॉपी पर, किसी पेज पर, किसी किताब में, किसी दस्तावेज में लिखित है, तो उसको क्या कहा जाता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये। वहीं पर किसी देश के 50% से अधिक हिस्सा जो है वो पारंपरिक रीति रिवाज हो और 50% से कम का ही हिस्सा जो है वह लिखित रूप में मौजूद हो, तो उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है अलिखित संविधान। और अलिखित संविधान में अक्सर संसद की प्रभुत्ता होती है। जैसे अपने यहाँ पर मैंने बताया ना कि संविधान सर्वोच्च है, लेकिन अलिखित संविधान में, अलिखित संविधान वाले देशों में संसद सर्वोच्च होती है। वहाँ पर संसद जो चाहेगी उसी को लागू करेगी, न्यायपालिका उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कठोरता और अकठोरता भी होता है। जैसे भारत का संविधान कठोर माना जाता है, लचीला, जैसे UK का संविधान को लचीला माना जाता है क्योंकि संसद जब चाहे जो चाहे उसमें बदलाव कर सकती है, जबकि भारत के संविधान में ऐसा नहीं है। कई सारे हिस्सों को बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें राज्यों की भी सहमति लेनी पड़ेगी। तो इसलिए भारत के संविधान में कुछ हिस्सा में संशोधन आसान है, लेकिन बहुत बड़े हिस्से में संशोधन बहुत मुश्किल है। इसलिए भारत के संविधान को एक बहुत ही कठोर संविधान माना जाता है, लचीलापन के साथ मिक्स किया हुआ। संघीय और एकात्मक होता है। जैसे संघीय, भारत का संविधान संघीय है, वहीं पर फ्रांस का संविधान जो है एकात्मक माना जाता है। एकात्मक, संघीय का मतलब क्या होता है? इसमें केंद्र है, राज्य है, ओके, इन दोनों की शक्तियों का वर्णन किया गया है। शक्तियों का वर्णन का क्या तात्पर्य हो गया कि दोनों किन किन क्षेत्रों में काम करेंगी। और भारत के राज्य जो हैं भारत के संघ से अलग कभी भी नहीं हो सकते हैं, सभी के सभी इसमें अविभाज्य संघ का हिस्सा रहेंगे। अमेरिका में भी यही है, अमेरिका में भी कभी भी राज्य अलग नहीं हो सकते हैं संघ से, फ्रांस में भी नहीं हो सकते, लेकिन फ्रांस का जो संविधान है वो एकात्मक प्रकार का है, जबकि भारत का जो है उसको संघात्मक प्रकार का संविधान कहा जाता है। पूरे संघ का इसमें वर्णन किया गया है। अब इस पर आऊँगा मैं आगे, संघ परिसंघ सब पढ़ाऊँगा, जब हम लोग केंद्र राज्य पढ़ेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये हो गया संविधान का बेसिक इंट्रो कि संविधान क्या है, क्यों जरूरी होता है किसी भी देश के लिए संविधान।
और क्या आवश्यक है उसमें, संवैधानिक शासन का क्या तात्पर्य होता है, संविधान क्यों ज़रूरी है ये तो बता ही दिया मैंने। संवैधानिक शासन में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो ज़रूरी होता है आपको समझना, वो मैंने बताया भी। संविधान के प्रकार लिखित और अलिखित हैं कई सारे, कठोर और लचीले संविधान हैं, एकात्मक और संघात्मक संविधान भी मौजूद हैं। तो ये संविधान का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि हम संविधान जो पढ़ने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो पढ़ने वाले हैं वह क्या है। अब आपके मन मस्तिष्क में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। जब आपसे मैं पूछूं कि संवैधानिक शासन क्यों आवश्यक है, शॉर्ट फॉर्मेट में पूछूं तो आप 5 पॉइंट लिख सकते हैं, लॉन्ग में पूछूंगा तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप डिटेल में समझाएंगे इस चीज़ को। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में है ये मेंशन, बहुमतवाद से सुरक्षा, संविधान के द्वारा लोगों से सुरक्षा, जिन लोगों ने उस संविधान को बनाया है उनसे भी सुरक्षा। अगर वो चाहें कि संविधान को ख़त्म करके डिक्टेटरशिप लागू किया जाए तो उनके इस सोच को भी संविधान रोकने का प्रयास करेगा कि यह शासन तंत्र सही नहीं होगा। और क्या है भाई, लिमिटेड गवर्नमेंट है, तानाशाही को रोकता है, लोगों के अधिकार को सुरक्षित करता है, सरकार के पावर को डिफाइन करता है, जो चीज़ डिफाइन है वह सीमित है, जो चीज़ अनडिफाइन है उसका दायरा बहुत विस्तारित होता है। ये सब आज हमने इसमें पढ़ा है। अब आगे इसी में बढ़ते हैं, पूरा कंप्लीट करेंगे, पढ़ाऊँगा मैं, अगर आप पढ़ेंगे तो सही से पढ़ाऊँगा ज़रूर ही। मैंने आपको पहले ही समझाया कि भारत देश में पहली बार किसी संसद के द्वारा कोई पारित कानून लागू हुआ था एक एंटिटी पर, तो वह कौन सा था, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। रेगुलेटिंग क्यों नाम है, जो आपके घर का फैन का भी मैंने उदाहरण दिया, रेगुलेटर शब्द से उत्पन्न हुआ है रेगुलेटिंग। रेगुलेटिंग का तात्पर्य होता है कि नियंत्रण, नियंत्रण नियंत्रण इसको कहा जाता है। तो नियंत्रण किस पर, कंपनी पर। कौन सी कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था। वॉरेन हेस्टिंग्स जो था एक तरह से लूट लिया था उसने कंपनी को, इतना कमाने के बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चल रही थी। ठीक है, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया, जो बाद में जाकर के भारत के राष्ट्रपति नुमा इस गवर्नर जनरल को फिर भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा, फिर वो वाइसराय बन जाएगा। फिर भारत के वाइसराय बनते हैं राजगोपालाचारी, प्रथम भारतीय वाइसराय बनते हैं। फिर बाद में वाइसराय की जो शक्तियाँ हैं उसी प्रकार की शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति को हस्तांतरित की जाती है परिवर्तित करके। कार्यकारिणी परिषद की स्थापना, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करना और कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश नियंत्रण, ये इसमें मुख्य जो थे वो प्रावधान शामिल किए गए थे। संविधान में क्या क्या योगदान, केंद्रीयकृत सेंट्रलाइज प्रशासन की नींव रखी गई। इसे पहली बार कहा गया कि भाई बंगाल के तहत में कौन कौन से राज्य शामिल होंगे, तो बम्बई का भी प्रशासन शामिल होगा और मद्रास का भी जो उस समय गवर्नर था उसकी भी शक्तियाँ अब बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथों में दे दी गई। तो सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत जो है वो यहीं से मानी जाती है। न्यायपालिका की शुरुआत, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई थी जो उस समय कलकत्ता में स्थापित हो रहा था। तो भारत में पहली बार कोई ऐसा कानून के लिए कानून बनाने के लिए, कानून लागू करने के लिए कोर्ट स्थापित हुआ जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा गया। और इसमें ये नहीं देखा जाता था कि भाई कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम तो देखा गया, ये नहीं देखा गया कि जाति क्या है। हिंदू मुस्लिम देखा गया था लेकिन जाति इसमें नेग्लेक्ट किया गया। तो पहली बार जब कोड़े पड़े ना, तो ब्राह्मण को भी 4 कोड़े मारे उन्होंने, राजपूतों को भी मारे, क्षत्रिय वैश्य को भी मारे और शूद्रों को भी मारे। तब हमें पता चला कि हम सब तो एक ही हैं, क्योंकि हमें कोड़े एक ही जैसे पड़ रहे हैं। कटाक्ष कर रहा हूँ मैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो केंद्रीकृत प्रशासन की नींव पड़ी, न्यायपालिका की शुरुआत यहीं से मारे जाते हैं। कार्यपालिका और विधायिका का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। कार्यपालिका और विधायिका का प्रारंभ माना जाता है, जो आगे और भी ज़्यादा स्पष्ट होगा। अभी सारी शक्तियाँ एक ही हाथों में हैं, गवर्नर जनरल के हाथों में। धीरे धीरे वो शक्तियाँ बटेंगी। देखते हैं अगला क्या है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, दोहरी शासन प्रणाली की बात की गई इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, प्रशासन पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा ही कंपनी के राजनीतिक कार्यों को प्रतिबंधित किया गया, मतलब रेगुलेट किया गया। प्रतिबंधित सही शब्द नहीं होगा, रेगुलेट किया गया।
तो कंपनी के राजनीतिक कार्यों को किसके द्वारा किया गया? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में ब्रिटिश संसद कैबिनेट के सदस्य भी शामिल हुआ करते थे। तो जिसके कारण से ये जो है एक प्रकार से पहली बार शासन प्रशासन पर इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन ऐसे लोगों का हुआ जो चुन करके आ रहे थे, जो शासन सत्ता में चुन करके आ रहे थे। योगदान क्या था? तो शक्तियों के विभाजन की अवधारणा आई कि प्रशासनिक कार्य अलग और वाणिज्यिक कार्य अलग, प्रशासनिक उत्तरदायित्व भी तय करने का प्रयास किया गया पहली बार इसमें। चार्टर्ड एक्ट 1813 कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया इसमें। अब चाय और चीन के व्यापार के लिए इसका अधिकार छोड़ करके बाकी सारे इसके एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए रखा गया। मिशनरियों को अनुमति दी गई भारत में धर्म प्रचार करो, खुल करके लोगों को ईसाई बनाने का। योगदान क्या था? शिक्षा की नींव डाली गई। भविष्य के मौलिक अधिकारों की शुरुआत की गई कि शिक्षा लोगों को मिलना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर पहली बार एजुकेशन के नाम की चर्चा यहाँ पर की गई है। चार्टर्ड एक्ट 1833 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पदनाम दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह दिया गया। कानून आयोग मैकाले के द्वारा स्थापित किया गया। मैकाले की अध्यक्षता में लॉ कमीशन बना। लॉ कमीशन का क्या काम था कि भारत में किस प्रकार से कानूनों को रिफॉर्म किया जाए, भारत में किस प्रकार से लॉ को रिफॉर्म किया जाए, लोगों के लिए लागू किया जाए। ये चीज़ पहली बार यहीं से शुरू होता है और आज भी हमारे देश में कुछ वर्षों पर निश्चित तौर पर ही लॉ कमीशन बनाए जाते हैं, जो एक संवैधानिक नहीं बल्कि एक वैधानिक बॉडी है और उसके द्वारा भारत के लॉ में क्या क्या परिवर्तन किया जाए यह सजेस्ट किया जाता है। हालांकि उस सजेशन को मानने के लिए सरकारें बाध्य नहीं है, लेकिन लॉ कमीशन आज भी बनाए जाते हैं। तो पहली बार मैकाले की ही अध्यक्षता में बनाया गया था। केंद्रीकृत विधायी शक्ति का यहीं से उदय होता है, क्योंकि सारी शक्तियां गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथों में आ गया है। ठीक है। अखिल भारतीय कानून विधायी प्रक्रिया का स्पष्ट विकास भी इसी से शुरू होता है। 1853 का एक्ट कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग किया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत, इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत की गई। भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया 1853 के द्वारा। लोक सेवा आयोग जो अभी वर्तमान में यूपीएससी है, बीपीएससी है, इस तरह के जो आपको दिखते हैं संगठन, इस तरह का जो आपको अब संरचना दिखता है, छोटे मोटे सरकार के एंटिटी दिखते हैं आपको, यह क्या है भाई? तो इसका नींव यहीं से पड़ा कि हमें अच्छे लोग अगर चाहिए काम करने के लिए तो हमें उनका चयन करना पड़ेगा ट्रांसपेरेंट तरीके से। शासन सत्ता चलाने के लिए सरकारों को अच्छे लोगों की आवश्यकता पड़ती है और वो अच्छे कुशल लोग हमें परीक्षाओं के माध्यम से, कंपटीशन के माध्यम से हमें चुन कर के लाना चाहिए। तो इस चीज़ की नींव वहीं से पड़ी। वही अच्छे लोग आप भी बनना चाहते हैं, मेहनत करके बनना पड़ेगा आपको। ठीक है। शक्तियों के पृथक्करण की नींव यहाँ से पड़नी शुरू होती है, क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका को अलग किया गया है। इसी प्रकार से 1858 का फिर एक्ट आता है। कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है। वाइसराय का पद का सृजन होता है। भारत सचिव की नियुक्ति की जाती है, जो भारत के शासन प्रशासन की देखरेख करता था। और यह भारत का जो सचिव था ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था। ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था। अर्थात भारत के शासन प्रशासन का इनडायरेक्टली दायित्व ब्रिटिश कैबिनेट में चुने हुए मेंबर के हाथों में चला गया था। केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचा की शुरुआत, औपनिवेशिक शासन की स्थिरता यहाँ से दिखनी हमें शुरू हो जाती है। फिर आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसमें कुछ काम किए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले इसमें किया जाता है अध्यादेश जारी करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया जाता है। उसके साथ में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत भी दी जाती है। पोर्टफोलियो प्रणाली यानी कि मंत्रालय वाला जो सिस्टम आप देखते हैं वो यहीं से शुरू होता है। फिर 1892 के एक्ट के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव शुरू होता है, जिसमें कुछ लिमिटेड लोगों के द्वारा चुनाव किया जाता है अप्रत्यक्ष तरीके से, और बजट पर बहस करने का अधिकार दिया जाता है। तो संसदीय प्रक्रिया जो आज आप देखते हैं उसकी शुरुआत मानी जाती है यहाँ से।
फिर मार्ले मिंटो सुधार आता है, जिसके द्वारा हम ये सीखते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, धर्म के आधार पर हमें चुनाव की प्रक्रिया कभी भी अपनानी नहीं चाहिए, वो हमें इसी से मिलता है। इसमें एक चीज़ और होता है कि चुनाव के दायरे को विस्तारित किया जाता है और बजट पर पूरक प्रश्न पूछने की भी शुरुआत यहीं से की जाती है। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने की शुरुआत यहीं से की जाती है और प्रत्यक्ष तरीके से कुछ हिस्से के चुनाव को भी संपन्न करवाया जाता है। फिर आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें द्वैध शासन प्रणाली लागू की जाती है, आरक्षित और हस्तांतरित विषय बनाया जाता है और संघीय व्यवस्था का आधार यही है, जहां पर क्या होगा कि शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा राज्य लिस्ट में और उसके साथ में केंद्र के लिस्ट में। तो आरक्षित हस्तांतरित जो है इसकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है। इसके अलावा कई सारी समितियां, लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ये सब इसी से जन्म होता है इसका। इसके साथ साथ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का भी जन्म यहीं पर होता है, जो पहले आईसीएस करके था, अब वह धीरे धीरे करके संघीय लोक सेवा आयोग में परिवर्तित होने लग जाता है। मंत्रिमंडल प्रणाली की स्पष्ट रूप से शुरुआत यहीं पर से हो जाती है। उसके बाद से बहस वगैरह जो शुरू होता है और उत्तरदायित्व वाली सरकार जिसको कहा जाता है, उसकी शुरुआत भी यहाँ से मानी जाती है। तो ये कुछ बड़े एक्ट मैंने आपको बताया है। उसके बाद से एक 1935 का एक्ट आता है। भारत के संविधान का मैक्सिमम हिस्सा जो है ना, 1935 के एक्ट से ही लिया गया है। भारत का संघीय ढांचा, भारत के गवर्नर वाला प्रणाली जो हमने कनाडा से लिया है, कनाडा में भारत में जिस प्रकार से केंद्र और राज्य होते हैं उसी प्रकार से कनाडा में भी होता है गवर्नर प्रणाली। द्विसदनीय विधानमंडल जो है, राज्यसभा, लोकसभा, न्यायपालिका, उसके अलावा लोक सेवा आयोग, तमाम तरह के शासन प्रशासन की चीज़ें जो हैं वो यहीं से लिया है। इससे मानिए कि 60% जो हमारा संविधान का हिस्सा है ना, वो हमने 1935 के एक्ट से ही लिया है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? पहला सवाल, क्या आज जो मैंने पढ़ाया है उससे आपका सारा कुछ हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बशर्ते आपको मेहनत करना है। मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको बहुत सारी चीज़ों का, कॉन्सेप्ट बिल्डअप आपको कर दिया है। अब आपको करना है क्या? किताब खोलिए, एम लक्ष्मीकांत, पहला ही चैप्टर होगा उसमें भारत के शासन, भारतीय संविधान में के निर्माण में एक्ट की भूमिका, अधिनियम जो बने थे बहुत सारे उनकी भूमिका, तो वहाँ पर सारे एक्ट्स दिए होंगे डिटेल में, उसको आपको पढ़ना है। बाकी हमने क्या पढ़ा है? संविधान क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, यही सवाल मैं अगर पूछ लूँ तो, है ना। उसके अलावा संवैधानिक शासन पढ़ा है हमने, ठीक है, कैसे काम होता है वो पढ़ा है हमने। संविधान का निर्माण जो है वो किन किन एक्ट से हुआ है, किन किन एक्ट का उसमें योगदान है, ये हमने पढ़ा है। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि भाई लिमिटेड गवर्नमेंट क्या होता है, ठीक है, संविधान के शासन का क्या अर्थ होता है, ये हमने पढ़ा है। फिर सारे एक्ट बताए हैं मैंने आपको। अब नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग करेंगे वो है संविधान और संविधानवाद। ये आपके सवाल में पूछा जा चुका है, मेंस एग्जामिनेशन में बीपीएससी में यह सवाल पूछा जा चुका है, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद से पॉलिटी का दूसरा चैप्टर हम लोगों के पास जो होगा वो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, लिख सकें ऐसा समझ में आना चाहिए, ठीक है। कुछ सवाल मैं दिखाता हूँ आपको जिसको आपको लिखने का प्रयास करना है। संविधान किस प्रकार लोकतांत्रिक शासन की नींव रखता है? अपने उत्तर भारतीय संविधान को उदाहरण दीजिए, लिखिए ज़रा, पसीना आएगा ठंड के महीने में, शॉर्ट आंसर में ही लिखिए, पूछ सकता है आपके मेंस एग्जामिनेशन में। सरप्राइज़ नहीं होंगे, अगर यहाँ पर मेहनत कर लेंगे तो वहाँ सरप्राइज़ नहीं होंगे। संविधान और संविधानवाद में अंतर, इसको छोड़ दीजिए, अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। मौलिक अधिकार संविधानवाद का आधार स्तंभ है, हाँ यहाँ से कर सकते हैं। संविधान के लिखित स्वरूप के क्या लाभ और सीमाएं हैं, भारत के संदर्भ में समझाइए। संविधान हमारा लिखित है तो उसके क्या लाभ हैं और क्या सीमाएं हैं, यहीं पर तो सोचना पड़ेगा आपको। भारत शासन अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट क्यों कहा जाता है? 60% हिस्सा हमने यहाँ से लिया है, मैंने तो 5-6 ही बताए हैं। किताब खोल करके अब आगे का पढ़ेंगे ना आप। स्पून फीडिंग मैं कभी नहीं करूँगा, उससे आप कमज़ोर होते हैं, उससे मजबूत नहीं होते हैं आप। 1773 से 1919 तक के किसी भी 3 अधिनियम का भारतीय संविधान के विकास में योगदान का स्पष्ट कीजिए। 1773 से 1919, तो 1919 लिख लीजिए, 1909 लिख लीजिए, 1892 लिख लीजिए।
पार्लियामेंट्री सुधार 1909 का भारतीय राजनीति और संविधान के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय संविधान एक दिन में नहीं बना बल्कि यह एक ऐतिहासिक विकास की उपज है। इस कथन की पुष्टि करें। लिखिएगा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट मेड इन अ डे, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। लिखिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। 1773 से 1935 तक के सभी प्रमुख संवैधानिक अधिनियमों का क्रमबद्ध विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। विश्लेषण बोल रहा है, एनालिसिस करना है आपको, फैक्ट्स नहीं लिख के आ जाने हैं एग्जाम में। यही सब गलतियां तो कर रहे हैं बच्चे। बताइए किस प्रकार से उन्होंने भारत के वर्तमान संविधान को प्रभावित किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख विशेषताओं, उसके भारतीय संविधान और व्यापक प्रभाव का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। क्रिटिकली एनालाइज करना है आपको। मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको बेसिक इंट्रो दिया था पिछले लेक्चर में, क्या क्या पढ़ना है। आज बताया है पहली बार क्या पढ़ा है, और सवाल भी दे दिए हैं। अब और आगे क्या करना है आपको देखना है। थैंक यू सो मच आप सभी का। ओके।